वन नेशन वन इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है वन डोनेशन। एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। और जिस तरीके से सरकारी विभाग आउटसोर्स हो गए हैं, नौकरियां आउटसोर्स हैं, आप देख लेना एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन दें। तो ये चुनाव आयोग को भी आउटसोर्स करना चाहते हैं। आप जानकारी कर लेना, ये जितने बीएलओ हैं ये सब आउटसोर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के तमाम इंजीनियर अधिकारी आउटसोर्स होते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। जब ठेके पे लोग लिए जाएंगे, आउटसोर्स पे लोग लिए जाएंगे, तो बीजेपी अपने लोगों को एडजस्ट कर लेगी, अपने लोगों को बैठा देगी। सोचिए अगर इलेक्शन कमीशन में भी वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने अपने लोगों को बैठा देगी तो कितना फेयर इलेक्शन होगा। और फिर ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन तो ये एक बहाना है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महिला आरक्षण लागू होने वाला है, बहुत प्रचार किया गया, बहुत ढोल बजाए गए। बताओ महिला आरक्षण कहाँ है। इस सबसे जरूरी है कि हमारी आपकी जातिगत जनगणना हो जाए, जाति के आधार पर जनगणना हो जाए, जिससे हर एक को पता लग जाए कि हमारे समाज में आबादी कितनी है और सरकार इस काम करने में कामयाब हो जाए कि आबादी के हिसाब से उन्हें सुविधाएं देना शुरू कर दें। देखिए भाजपा का कहना है कि आप चाचा और सब आपके पार्टी के जो माफिया थे वो गुंडे थे, लेकिन आप साधु संतों को क्यों गुंडा कह रहे हैं? नहीं, मैंने कभी भी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को फाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जिन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लूट बढ़ी है इनकी सरकार में। एनकाउंटर किया गया है। ये एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल में एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 एनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर एनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौज के लोगों बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से
हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं। और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और लेने छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो कि हम देंगे आप छीन लेना। सर योगी जी ने कहा था कि सपा का एक काला चिट्ठा सामने आ जाए तो सपा मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पिछले 7 साल से काला मुंह तो हम लोग देख रहे हैं कई लोगों का। आपने ट्वीट किया था भाषा को लेकर। ये भाषा व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति का। जिसको संस्कृत नहीं है तो उसको कैसे समझ में आएगा? आपने कुछ उसमें संस्कृत में क्या कहा मैंने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कहा हो तो बताइए। देखिए, जाहिद बेग हर घर में कोई ना कोई काम करने वाला होता है। हमारे जितने भी लोग हैं, संपन्न लोग ज्यादातर, वो घर परिवार में किसी न किसी को रख लेते हैं और घर परिवार में घर का सदस्य मानते ही उसको रखते हैं। ये घटना जो हुई है दुखद है, उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं हुई है। सरकार चुनाव हारने के बाद और खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर है कोई तो उस पर गंभीर धाराएं लग जाएंगी, गंभीर कार्रवाई हो जाएगी। ये उसी के कारण विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कोई घर का कर्मचारी आत्महत्या कर ले, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, कन्नौज में जो बेटी की हत्या की गई है, जिसको फांसी पे लटका दिया, क्या उसका मोबाइल मिल गया? क्या उसके सीडीआर डिटेल मिल गए? जो थाने की पुलिस बता रही है कि दिल्ली गई और दिल्ली से वापस आ गई, क्या वो सच्चाई है? क्या उस पर कोई यकीन करेगा? ऐसी तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि भदोही के विधायक, उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही, क्योंकि वो विधायक समाजवादी पार्टी का है, मुस्लिम है। और आपको बात समझ में नहीं आती? आपको भी बात समझ में आती होगी कि जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अयोध्या में अगर दिवाली होती है तो पाकिस्तान और समाजवादी पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। इससे ही आपको नियत पता लगती होगी मुख्यमंत्री की नियत क्या है, और मुख्यमंत्री की नियत के हिसाब से वो पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं। जब चुनाव खत्म हुआ था, 1000 दिन बचे थे चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को। अब तो और कम दिन बचे हैं, हर दिन कम हो रहा है सरकार का। और आप देख लेना, हम और आप यहीं पर हैं, 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड वो लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो हमने ट्वीट किया था वो हमें अच्छी लाइनें मिली थी। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, भाषा से पहचानिए असली महंत और संत। साधु भेष में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत। तो इसलिए भाषा से भी लोग पहचाने जाते हैं। योगी जी कहते हैं सपा और कांग्रेस दो नहीं हो सकते भस्मासुर। जो हमने पढ़ा है अपना साहित्य या अपनी किताबें, हमने भस्मासुर दो नहीं पढ़े, हमने तो एक ही। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री की हो सकती है? वो सब सीमाएं लांघ गए हैं और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि जनता उनका साथ नहीं देगी। हम सबको पूजने मांगते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? 17 से पहले बिहार के जो गरीबों का भोजन था वो आपके गुंडे ले जाते थे, जिसे भाजपा का कहना है, भाजपा का कहना है
इन भाजपा के लोगों से पूछिए, इनके डिप्टी सीएम शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार की। आप पता करिए, डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार का करते हैं शिकायत, इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में ज्यादा है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। और सुनिए, चुनाव में हमारे प्रधान होंगे एक आध, ये भी जानते हैं और लोग होंगे। जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है? अच्छा, ये प्रधान लोग जानते होंगे तहसीलों पे क्या हाल है, ये हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं और लोग भी जानकार हैं। पिछड़े और दलित भाई बहनों को, उनके परिवार के लोगों को जो जमीन मिल जाती थी, पट्टे हो जाते थे, बताओ पट्टे के मालिक नहीं बन सकते अब? उनकी फाइलें कौन चुरा रहा है? आप पता कर लो, हर जगह फाइल चोरी हो जा रही है उनकी। बताओ पट्टे के मालिक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिछड़े और दलित परिवारों के, पिछड़े को जो पट्टे मिले थे, दलित भाइयों को जो पट्टे मिले थे, उसके तो हकदार होने चाहिए थे। अगर वो हक मांगने जाएं, अपने पट्टों का अधिकार मांग ले, तो बताओ वो फाइल गायब हो गई, कागज गायब है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैं आज ही का अखबार पढ़ रहा था, आज ही का अखबार में पढ़ रहा था, और उसमें बहस इस बात के लिए लिखी थी, कुछ देशों में ये बहस चल रही है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल किस उम्र पर पहुंचे, या इंटरनेट की एक्सेस किस उम्र में उनके हाथ में हो। जो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, उसमें भी कई कोनों से ये बहस छिड़ रही है कि इंटरनेट की एक्सेस जल्दी नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को, और क्योंकि उससे बहुत सारा दुष्प्रचार भी हो रहा है, कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इसलिए हमें आपको सबको सावधान रहना पड़ेगा। आप देखिए, दम देखिए, हमारे मुख्यमंत्री दम ही नहीं ले रहे हैं। उन्हें पता है उनकी कुर्सी हटनी है, उन्हें छीनी जाएगी कुर्सी, तो वो केवल बहाना ले रहे हैं चुनाव का कि चुनाव हो जाने दिए तब कुर्सी पर फैसला लीजिए। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को, न केवल विधानसभा हारेंगे, भी छिन जाएगी, और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है, आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां कहां बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है हमारे ये भी पत्रकार थोड़ा साहस दिखाएंगे। भैया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी उतरने वाली है, ऐसी चर्चाएं तेज हैं। आज की खबर आपने पढ़ी होगी, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, सबको आना चाहिए। जैसे आपने पीडीए चलाया था, अब मायावती वाम सेफ को लेकर आ रही है। वाम सेफ बहुत पुराना संगठन है, और पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को नौकरी के बदले भैया, देखिए ये तो बड़े सवाल हैं, लेकिन आप बताओ डीएपी किसानों को मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? किसानों की बुवाई होने ही है, तैयारी करनी है किसानों को आलू की, डीएपी है ही नहीं दुकानों पर। आखिरकार ये डीएपी कहाँ चली गई? बीजेपी डीएपी कहाँ लेके जा रही है? डीएपी कहाँ चली गई? किसानों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो कहाँ चली गई? यही गुरसाईगंज में याद होगा, देश के प्रधानमंत्री आए थे, कर्जा माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। अब तो 4 गुनी का नारा देना पड़ेगा बीजेपी को। हरियाणा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कई बड़ी घोषणाएं की।
प्रसाद यादव जी के ऊपर सीबीआई ने